बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग और पीटीआई को एक ही सिक्के के दो रुख करार दे दिया। रॉयटर्स से इंटरव्यू में कहा, विफाक में हुकूमत आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर बनाना पसंद करूंगा। पाकिस्तान तारीख के बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है। मामूल की सियासत पर वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। नौजवानों पर मुश्तमिल 60% आबादी पर तवज्जो देने की जरूरत है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि बिलावल तहजीब के दायरे में रहकर अपनी कारकर्दगी पर बात करें। जातियात की सियासत कोई नहीं सुनना चाहता। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि बिलावल कौन सी तरक्की या मनसूबा की बात कर रहे हैं जो सिंध से पंजाब ला रहे हैं। क्या सिंध में कोई दानिश स्कूल बनाया? पीपी नुमा पलवशा खान का मरियम औरंगजेब को करारा जवाब। कहा, बिलावल भुट्टो हमेशा तहजीब में रहे। अगर कभी वो तहजीब से बाहर आए तो उस वक्त जब मरियम नवाज पर बुरा वक्त आया, उस वक्त वाहिद बिलावल ही थे जो मरियम के लिए निकले। इस वक्त आप सब काम रहे हैं। आपकी जबानें गुम थी। आप कराची के वोटर्स की तजलील करते हैं जब उम्मीदवारों को लाहौर बुलाकर इंटरव्यू करते हैं। जो कि इस मुल्क में चौथी दफा हुकूमत करने की ख्वाहिशमंद है, अपने तीसरे दर्जे के जो लीडरान हैं, स्पेशल टास्क किया गया है कि वो गालियां, गालम गलोच और बदतहजीबी की इंतहा करें। हम तहजीब के दायरे में रहते हुए उनका जवाब देने आए। औरंगजेब साहिबा की कुछ फरमुदात जो हैं वो कान में पड़े, जो इल्जामात वो लगाती हैं, उसके जवाब में मैं सिर्फ एक बात कहूंगी, बिलावल साहब तो हमेशा तहजीब के दायरे में रहते हैं और रहे हैं। और याद करें कि जिस वक्त मरियम नवाज साहिबा पे बुरा वक्त आया था तो एक बिलावल मुझे लगता है अपनी तहजीब के दायरे से अगर कभी निकले किसी के लिए तो मरियम नवाज साहिबा के लिए निकले। और उस वक्त आप सब कांप रहे थे और आपकी जबानें गूंग थी, मत भूलिए। फिर वो कहती हैं कि लाहौर को जो है हम बिलावल साहब कराची बनाना चाहते हैं। तो ये कराची के वोटरों की तस्दील है, ये सिंध के वोटरों की तस्दील है, जहां इनकी जुर्रत नहीं कि कदम रखें, जहां के उम्मीदवारों को लाहौर बुला के उनके ये इंटरव्यू लेते हैं। कहना चाहती हूं कि आपको अगर सिंध से और दीगर सूबों से इतनी नफरत है कि सिंध के वडेरे यहां क्या करने आ रहे, तो हम आपसे पूछते हैं कि ओन चौधरी आपकी टिकट पे क्या कर रहे हैं। हम आपसे पूछते हैं कि गुलाम सरवर आपकी टिकट पे क्या कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को ये बातें करते हुए। बिलावल साहब के लाहौर के एक हलके की सियासत ने पूरे पंजाब से मुस्लिम लीग नून के पैर उखाड़। नवाज खिताब करेंगे। तौकीर राव इस वक्त जलसेगाह में मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। जी तौकीर। बिल्कुल जी, मुल्क भर की तरह ननकाना साहब में भी इलेक्शन की गहमा गहमी अपने अरूज की तरफ जा रही है। हम इस वक्त ननकाना साहब म्यूनिसिपल स्टेडियम में मौजूद हैं, जहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आज जलसा करने जा रही है। इस जलसा में कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके साथ साथ मरियम नवाज शरीफ खिताब करेंगी। ननकाना साहब में कौमी असम्बली की 2 जबकि सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तें हैं और इन तमाम हलकों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वर्करों को जलसा में पहुंचने के लिए अहकामात दिए गए हैं। ननकाना साहब में आज क्योंकि फोग है और जलसा का वक्त 1 बजे है, तो देखना यह है कि क्या जलसा अपने वक्त पर शुरू होता है या इस जलसा में कुछ देर होती है। जी। और तहरीके इंसाफ इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेगी। मुखालफिन ये चाहते हैं कि पीटीआई से बल्ला छीन लिया, अब जमात को इलेक्शन से बाहर कर दें। रहनुमा तहरीके इंसाफ अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम खबर महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन से पहले ही कौम के सामने जमीर खरीदने की बातें की जा रही हैं। जुमे को कोर कमेटी इजलास में इतवार के एहतजाज का लाहेअमल तय होगा। बॉयकॉट के कोई इम्कानात हैं? नो बॉयकॉट। हमारे मुखालिफिन ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ से बल्ला तो ले लिया, लीडर को अंदर डाल दिया, अब जमात को इलेक्शन से बाहर करो। तो जो कोई तहरीक इंसाफ का हमदर्द है वो कभी भी बॉयकॉट का मशवरा नहीं देगा। तो कौम के सामने एग्री कर रहे हैं, अभी सौदा हुआ भी नहीं है, कहते हैं हम लोगों की जमीन खरीदेंगे। अब इतवार के एहतजाज की कॉल दे दी है इमरान खान साहब ने। जुमे को कोर कमेटी की मीटिंग हुई। कोर कमेटी की मीटिंग के बाद क्लियर कर जो है वो अहदाफ और डायरेक्शन सामने आएंगी कि एहतजाज होना है, किस तरीके से होना है। अगर एहतजाज होना है, पुरअमन एहतजाज होगा। कभी भी तहरीक इंसाफ कोई दूसरा 9 मई नहीं होने देगी। एहतजाज अगर होगा तो इस बात पे होगा कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात इंतखाबी निशान छीन लिया गया। इलेक्शन कमीशन में बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। शुएब शाहीन एडवोकेट ने कहा, तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान छीन लिया गया। मेंबर केपी ने कहा, बल्ले के बगैर भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है। आपके हर पोस्टर पर बानी पीटीआई की तस्वीर लगी हैं। बल्ला अहम नहीं, लोग बानी पीटीआई को जानते हैं। शुएब शाहीन ने कहा, मेंबर केपी इलेक्शन कमीशन की निगरानी में दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तैयार हैं। इलेक्शन हो रहे हैं, समाअत मुलतवी की जाए। केस की समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई।
रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शेख रशीद के मुकम्मल मेडिकल चेकअप और इलाज का हुक्म देते हुए 2 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। जेल सुपरिटेंडेंट को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए 26 जनवरी को जाती हैसियत में तलब कर लिया। शेख रशीद की 9 मई मुकदमात में दरख्वास्त जमानत के केस में वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया जेल में शेख रशीद की तबीयत नासाज है, वो दिल के आर्जे में मुब्तला हो चुके हैं, उन्हें जेल में तिब्बी इमदाद नहीं दी जा रही। सुपरिटेंडेंट अडियाला ने मुलाकात की इजाजत भी नहीं दी। जज मलिक एजाज आसिफ ने रिमार्क्स दिए, सुपरिटेंडेंट जेल को अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करने की जुर्रत कैसे हुई? शेख रशीद अदालत के हुक्म से जेल की तहवील में है, अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थाना न्यू टाउन मुकदमे में शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस बाबर सत्तार ने हुक्म जारी किया कि मई से सितंबर तक डिप्टी कमिश्नर ने जितने एमपी ऑर्डर जारी किए और वापस लिए बयान हल्फी के साथ रिकॉर्ड जमा कराएं। अदालत में डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन और एसएसपी ऑपरेशंस पेश हुए। इस्लामाबाद के 3 थानों का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया गया। थाना मारगला, इंडस्ट्रियल एरिया और आपारा के रिकॉर्ड कीपर्स ने बयान भी रिकॉर्ड करा दिया। ARY न्यूज गुजरात की नुमाइंदा आमिर महमूद भट्ट लापता हो गए। अहले खाना ने आमिर भट्ट की गुमशुदगी की दरख्वास्त थाना सिविल लाइन गुजरात में दी थी। बेटे शजील आमिर भट्ट ने दरख्वास्त में लिखा कि वालिद रात 8:30 बजे घर से निकले, उनका कुछ पता नहीं है, फोन भी बंद आ रहा है। पुलिस ने आमिर महमूद भट्ट के लापता होने से मुतालिक लाइल्मी का इजहार किया है। और आम इंतखाबात में ड्यूटी के लिए सिंध हुकूमत ने स्काउट्स की खिदमत देने का फैसला कर लिया है। महकमा दाखिला सिंध ने सिंध बॉय स्काउट्स एसोसिएशन को खत लिख दिया। असगर उमर आगाह कीजिए। जी, सिंध होम डिपार्टमेंट सिंध ने एक खत लिखा है स्काउट एसोसिएशन को कि उनको उनके नौजवानों की जरूरत है ताकि जो पोलिंग स्टेशन पर और दीगर हसास मुकाम पर इलेक्शन के दिन में ड्यूटी दे सकें। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट साउथ की जानिब से कहा गया है कि इन स्काउट को वो सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जबकि वेस्ट में भी 400 स्काउट की डिमांड आई है। जबकि होम डिपार्टमेंट का कहना है कि तमाम पूरे सूबे में तमाम जहां भी हसास मुकाम है वहाँ पुलिस के साथ इनकी ड्यूटी होना चाहिए ताकि ये लोगों के खिदमत अंजाम दे सकें और वोटर पुरसकून माहौल में अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया असगर। नेकरा वजीर आला मोहसिन नकवी की जेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक अहम इजलास हुआ। आम इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। नेकरा वजीर आला ने आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए जरूरी हिदायत दी। उनका कहना था कि आम इंतखाबात का आजादाना और पुरअमन इनेकाद यकीनी बनाना कौमी जिम्मेदारी है। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की क़यादत में पंजाब पुलिस ने पहले भी अहसन कारकर्दगी दिखाई है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बराह रास्त चलते हैं। इस वक्त सिंध के निगरां वुज़रा मीडिया से बात कर रहे हैं ताकि कोई ऐसा बहाना हमारे पास ना रहे कि जी ये प्रॉब्लम हुई थी। इसलिए इवन स्कूल्स के जो वहां पर शॉर्टफॉल थी, प्रॉब्लम थी, मेंटेनेंस की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम थी, उसके लिए भी 2 से 3 बिलियन रुपीस कैबिनेट ने बड़ी फराख दिली से चीफ मिनिस्टर सिंध ने अप्रूव कर दिया। 4.7 इलेक्शन कमीशन की तरफ से पाकिस्तान के हमारे सिंध को 1.5 मिले थे, 3 ये तो टोटल 4.5 बिलियन हो गए, ये भी दे दिए गए हैं। तो कोई डिपार्टमेंट नहीं कर सकता। हमने ऐसा फूड प्रूफ किया कि इस दफा फाइनेंसिस में किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, डिस्प्ले ऑफ वेपन्स बड़ी सख्ती से मना है। इट इज वेरी क्लियर कि जो है आपके डिस्प्ले ऑफ वेपन कहीं भी नहीं होंगे। नंबर 2, पुलिस भी पोलिंग स्टेशन से बाहर होंगे, उनके लड़के। रेंजर्स भी सिर्फ क्विक एक्शन फोर्स के तौर पर होगी और आर्मी के जो ट्रूप्स मिलेंगे वो भी क्विक एक्शन के लिए अवेलेबल होंगे। ये जो अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं उनकी मजिस्ट्रियल पावर्स हैं। अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो दे कैन कॉल पुलिस, दे कैन कॉल रेंजर्स, दे कैन कॉल मिलिट्री, दे विल बी देयर टू सपोर्ट देम। एक ये क्लियर बात मैंने कहा आपको बता देता हूँ। उसके बाद टोटल पुलिस स्टेशन जो हमारे पास है नॉर्मल वो हैं 5,954, 5,954। सेंसिटिव आर 6,593। अगर आप दोबारा लिख लें, आई कैन रिपीट अगेन।
Normal 5,954. Normal. Okay. Now you can hear me all, okay? Okay. So it is normal 5,954, sensitive 6,593, 5,954 normal polling booths. Then sensitive 6,593 और जो highly sensitive हैं they are 6,457. This come total to 19,004. ये टोटल ये आपके पोलिंग स्टेशन हैं. टोटल इज 19,004 टोटल. ठीक है. और इसमें हम पुलिस जो है वो हमने पहले किए थे कि 4, 6 और 8 नॉर्मल पे 4, उसके बाद सेंसिटिव पर 6 और जो हाईली सेंसिटिव उनके पर 8 थे. लेकिन उसमें हमारे पास शॉर्ट फॉल हो रही थी. तो फिर हमने मीटिंग में डिस्कस फाइनली ये किया है कि नॉर्मल के ऊपर तो 4 ही रहेंगे, लेकिन सेंसिटिव पर 6 के बजाय 5 हो जाएंगे और जो हाईली सेंसिटिव उसके ऊपर 7 हो जाएंगे. तो इससे तकरीबन हमारी मैन पर हमें पूरी हो जाती है. इसके अलावा भी हमने काफ़ी वर्किंग की हुई है. वो ये है कि टोटल पुलिस फोर्स अवेलेबल है 1,22,000 और ये रिक्वायरमेंट हमारी है. और टोटल अवेलेबल है 1,09,000. तो 15,000 के करीब हमारे पास शॉर्ट फॉल है जो हमने ये जो अभी जो हाईली सेंसिटिव और सेंसिटिव पे कम किए हैं उससे हम पूरे कर लेंगे. इसके साथ पाकिस्तान आर्मी के लोग टोटल जो हमारे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1,984 लोग, बट दे आर ऑल बीइंग यूज्ड एज क्विक करेक्शन फोर्स. इसको हमें सब बड़ा क्लियर होना चाहिए. इसके बाद ऑक्सिलरी भी हम लोगों से ले रहे हैं. जो हमारे पास शॉर्टफॉल है उसको हम कैसे पूरा कर रहे हैं. हम एंटी एनक्रोचमेंट फोर्स जो है उसके भी लोग ले रहे हैं. फिर उसके बाद एक्साइज पुलिस एक्साइज टैक्सेशन की जो है वो भी हम ले रहे हैं वापस उनसे ताकि हमें मिल जाएंगे. एंटी करप्शन पुलिस वो हमारे पास आ रही है साथ इसमें. देन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग ले रहे हैं. सिविल डिफेंस, सिंध बॉय स्काउट्स एसोसिएशन जो है उनसे हम ले रहे हैं. फ्रंटियर कांस्टेबल ले रहे हैं और लेडी हेल्थ विजिटर्स ले रहे हैं जो कि आपके लेडीज पोलिंग स्टेशन में भी वहां पर होंगी. इनके लिए पुलिस ने ट्रेनिंग अरेंज की है. 2 दिन की ट्रेनिंग देंगे उनके न्यूक्लियस को और वो फिर अपने बाकी लोगों को स्टाफ को ट्रेन कर लेंगे ताकि जो भी वहां की रिक्वायरमेंट होती है कैसे करना है, कैसे पोलिंग स्टेशन के अंदर काम करना है, बाहर काम करना है, एमरजेंसी में क्या काम करना है, किससे कोऑर्डिनेशन करनी है. बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं. चौधरी शुजात कहते हैं परवेज इलाही कल पीटीआई छोड़ दे और बाहर आ जाए. चौधरी परवेज इलाही की अहलिया और NH-64 से आजाद उम्मीदवार कैसरा इलाही कहती हैं बहुत कोशिश की गई मेरे कागजात भी मुस्तरद हो जाए. तय किया था कि घर में सियासत नहीं होगी लेकिन बदतरीन सूरत हाल का सामना है. क्या इस तरह इलेक्शन होते हैं? मेरी तो समझ से बाहर है. हमारी दोनों फैमिलीज में कि इस घर के अंदर कोई वो पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होगी. मेरे भाई शुजात ने एग्री किया था सारी बात पे. इन लड़कों ने भी एग्री किया. ऐसी वायोलेशन हो रही है कि अनबिलीवेबल. सारा कुछ वन साइडेड चल रहा है. ताले तो रोज टूटते हैं हमारे घर के. इस तरह के इलेक्शन होते हैं. किस कैपेसिटी में ये पुलिस लेके दंदराता फिरता है. अपसेट कहते नहीं वो शुजात के इल्म में ये बात नहीं होगी, वो ऐसे नहीं कर सकता. बच्चों ने खुद ही ये केस करने की किया. जब कैंप जेल में थे कितने महीने हो गए तो तब भी वही जवाब था उनका कि मैं नहीं वो पीटीआई नहीं मैं छोड़ूंगा. शुजात जी अच्छा भाई मेरा जी कि ये अब मैंने भी तो रिटायरमेंट ले ली है तो परवेज को भी कहो कि वो भी अब रिटायरमेंट ले लें. कुछ चाहिए कि अब छोड़ दे और बच्चों को वो करने दे अब सियासत. मतलब यही कि खान साहब को छोड़ने के लिए बात कर दे और आज ही बाहर आ जाए, मोनिस भी कल ही घर आ जाए. ऐसे सेक्रेटरी साहब दिए गए थे जो काम करना ही नहीं चाहते. निगरां वजीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद कहते हैं जहां ईमानदारी से काम किया जाए वहां इतनी रुकावटें हैं कि काम ही नहीं होता. कराची में सिर्फ 7 ड्रग इंस्पेक्टर हैं जो शहर के साथ मजाक है. ऐसे सेक्रेटरी साहब दिए थे जो काम करना नहीं चाह रहे थे. उनकी हिस्ट्री लग रही है. टोटल कराची में 7 ड्रग इंस्पेक्टर शहर के लिए एक मजाक है. जहां ऑनेस्टी से काम किया जाए उसमें इतने सारे चेक हैं कि काम नहीं हो पाता. वैसे काम करना चाहें तो 2 मिनट में हो जाए. हेल्थ डिपार्टमेंट में डिजिटाइजेशन है ही नहीं.
ڈیرہ غازی خان میں بین الصوبائی سرحدی علاقے سے دہشت گردوں کی پنجاب میں داخلے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ویڈیو پیغام میں بتایا کہ ڈی جی خان کی سرحدی چوکی جھنگی پر کلدن تنظیم کے 8 سے 10 دہشت گردوں نے رات گئے حملہ کیا۔ اسکرین کے اوپر آپ اپنی ایک تھرمل امیجنگ کیمراز کا رزلٹ دیکھ رہے ہیں۔ پنجاب کی ڈیرہ غازی خان میں پولیس پوسٹ جھنگی کے اوپر الحمدللہ بہادر پولیس کے جوانوں نے دشمنوں کا، طالبان کا ایک اور حملہ ناکام بنا دیا۔ لیٹسٹ ٹیکنالوجی، ہمت، موٹیویشن، اکوپمنٹ کی پروویژن اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی مدد، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی طرح پاکستان کے دشمنوں کا ہر حملہ ناکام بناتے رہیں گے، آپ کو محفوظ رکھتے رہیں گے، کیونکہ آپ کی اپنی پولیس ہے، اور اب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پنجاب پولیس کا حامی و ناصر ہو۔ پاک پتن میں نوجوان کے اغوا کے بعد قتل کے واقعے کا ڈراپ سین ہو گیا۔ باپ نے بڑے بیٹے کے ساتھ مل کر چھوٹے بیٹے کو قتل کیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ تھانہ چک بیدی کے گاؤں میں پیش آیا۔ باپ نے بڑے بیٹے کے ساتھ مل کر چھوٹے بیٹے کو قتل کیا اور لاش گھر میں دفن کر دی۔ کچھ روز بعد لاش گھر سے نکال کر سڑک پر پھینک دی اور مخالفین پر قتل کا الزام لگا دیا۔ اغوا کا مقدمہ 12 اکتوبر کو درج کیا گیا۔ مقدمہ درج کرنے کے کچھ ہی دن بعد جو سلیم تھا، جو اغوا ہوا تھا، اس کی لاش قریبی روڈ کے کنارے سے ملی۔ مدعیان نے 3 افراد کو نامزد کیا، جن کو گرفتار کر کے حسب ضابطہ تفتیش کا حصہ بنایا گیا۔ دوران تفتیش وہ تمام ملزمان بے گناہ پائے گئے تو پتہ چلا کہ سلیم کو اس کے والد وزیر نے گھریلو جھگڑے کی بنا پر قتل کیا اور لاش کو گھر کے سین میں دفن کر دیا، اور اس کام میں مقتول کا بھائی معظم بھی اپنے والد کے ساتھ شامل تھا۔ اور کچھ دنوں بعد جب اغوا کا مقدمہ درج ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے لاش سین سے نکال کر قریبی سڑک پر پھینک دی۔ کراچی سے مظفر گڑھ جانے والی پاکو کی ڈیزل پائپ لائن سے چوری کا انکشاف ہوا ہے۔ بات کریں گے اپنے نمائندے انجم وہاب سے۔ انجم، کب سے ہو رہی تھی یہ چوری؟ جی، یہ کافی عرصے سے ہو رہی تھی۔ ڈائریکٹر کسٹم انٹیلیجنس کو اطلاع ملی کہ کراچی سے پارکو مظفر گڑھ جانے والی نان ڈیوٹی ڈیزل وائٹ پائپ لائن سے مشکوک عناصر کا ایک گروہ آئل تیل چوری کر کے مارکیٹ میں بیچ رہا ہے۔ اس اطلاع کی روشنی میں ایک صنعتی یونٹ کی نگرانی کی گئی اور پورٹ قاسم پر خوردنی تیل نکالنے والی مل میں اس سرگرمی میں ملوث پائی گئی، اور الصبح کسٹم انٹیلیجنس کی ٹیم نے چھاپا مارا اور 74 فٹ لمبی خفیہ سرنگ یہاں سے ملی، جو اس پائپ لائن سے جڑی ہوئی تھی، جس سے پارکو کی سفید پائپ لائن سے نکلی تھی۔ اس پائپ لائن سے نان ڈیوٹی ادا شدہ ڈیزل نکالا، یعنی کہ چوری کیا جا رہا تھا۔ تقریباً 65,000 لیٹر جو نان ڈیوٹی چوری شدہ ڈیزل سے برآمد کر لیا گیا، اور صنعتی یونٹ کے مالک کو بھی گرفتار کر کے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ شکریہ آپ کا انجم۔ مزید خبریں شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ملک میں پیاز کی قیمت بڑھنے کی وجہ وزارت تجارت حکام ہے۔ وزارت پیداوار کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک میں پیاز کی قلت کے باوجود 6 لاکھ ٹن پیاز برآمد کی گئی۔ مظہر اقبال سے مزید تفصیلات لیں گے، بتائے گا مظہر۔ جی، اس وقت لاہور سمیت ملک بھر میں جو پیاز کچھ عرصہ قبل 70 سے 100 روپے میں فروخت ہو رہا تھا، اب وہ 250 سے 300 روپے تک جا پہنچا ہے۔ اس کی بڑی وجہ سامنے آئی ہے کہ وزارت تجارت نے پیاز جو 25 لاکھ ٹن پیداوار رہی تھی، اس میں سے 6 لاکھ ٹن جو ہے وہ برآمد کر لیا۔ اب جب قلت ہوئی ہے تو قیمت بڑھ گئی ہے، تو اب پیاز کی درآمد شروع کر دی گئی ہے۔ اس وجہ سے پیاز جو ہے نا وہ 250 سے 300 روپے تک پہنچا ہے۔ تو اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے حکومت نے جو ہے وہ پیاز برآمد کیا ہے، جس سے آنے والے دنوں میں قیمت کم ہوگی۔ جی بہت شکریہ مظہر اقبال تفصیلات کے لیے۔ آئی ایم ایف مشن نئی منتخب حکومت سے مذاکرات کرے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے موجود قرض پروگرام کے لیے آئی ایم ایف اپنا دوسرا جائزہ مشن 8 فروری کے الیکشن کے بعد پاکستان بھیجے گا۔ آئی ایم ایف نے $3 ارب پروگرام میں پاکستان کو $1 ارب 90 کروڑ قرض دے چکا ہے۔ آئی ایم ایف کا دوسرے جائزہ مشن پاکستان میں نئی حکومت سے بات چیت کرے گا۔ پاکستان میں نئی حکومت فروری کے آخر تک حکومتی کنٹرول لے لے گی۔ آئی ایم ایف نے دوسرے جائزے کے لیے شیڈول کی تصدیق نہیں کی ہے۔ OIC نے بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ رام مندر کی تعمیر کو مذہبی سے زیادہ سیاسی معاملہ قرار دیا۔ OIC سیکریٹریٹ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مودی سرکار مذہب کی آڑ میں اسلامی تہذیب کے نشانات مٹانا چاہتی ہے۔ ایودھیا میں بابری مسجد کے مقام پر رام مندر کے افتتاح نے بھارت کی مسلم کمیونٹی کو غیر محفوظ کر دیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں 7,000 افراد کی سیکیورٹی کے لیے 10,000 اہلکاروں کی تعیناتی شرمناک ہے۔